हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 द लास्ट लेसन फ्रॉम फ्लैमिंगो बुक फॉर क्लास 12th इंग्लिश रिटन बाय अल्फोंसो डूडे। सो लेट अस स्टार्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर, कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस हैं, एंड देन वी विल रीड चैप्टर लाइन बाय लाइन अलॉन्ग विद इट्स एक्सप्लेनेशन। अल्फोंसो डूडे वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो राइटर अल्फोंस डूडे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और इन्होंने बहुत छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 एंड 71 इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रेजेंट चैप्टर है लास्ट लेसन, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है, अंतिम पार्ट। ये जो चैप्टर है इसका सेटअप क्या था स्टूडेंट्स? फ्रैंको प्रशियन वॉर, जो कि कब हुआ था? 1870 और 71 में। और इन दोनों ही देशों में 1870 और 71 में जब युद्ध हुआ तो इसमें फ्रांस को हरा दिया गया था। किसके थ्रू? बिस्मार्क नाम के पर्सन के थ्रू। बिस्मार्क का पूरा नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि पर्शिया का नेतृत्व कर रहे थे और इनके नेतृत्व में फ्रांस को हरा दिया गया था। तो अब फ्रांस किसके कब्जे में आ गया था? पर्शिया के। और पर्शिया, जिसको आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ। पर्शिया में अब कौन कौन से देश हैं? जर्मनी, पोलैंड एंड parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. तो इस चैप्टर में फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है, अल्सैक एंड लोरेन, जो कि किन के हाथों में आ गया था? पर्शिया के हाथों में। Read the story to find out what effect this had on life at school. तो ये जो प्रेजेंट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बता कौन रहा है हमें, कौन सुना रहा है इसकी कहानी? फ्रांस नाम का एक छोटा बच्चा है, एक लड़का है 14-15 साल का, जो हमें ये स्टोरी सुनाता है कि मिस्टर हैमल, जो कि फ्रेंच के टीचर हैं, वो आज लास्ट लेसन दे रहे हैं। लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट दे रहे हैं। किस सब्जेक्ट के ऊपर? फ्रेंच के सब्जेक्ट के ऊपर। और इस चैप्टर का बच्चों थीम क्या है, क्या मैसेज है, क्या कहना चाहता है ये चैप्टर? कि अगर किसी जगह के रहने वाले लोगों से उनकी कोई मातृभाषा छीन ली जाए तो उन्हें बहुत दुख होता है, और यही दुख इस कहानी में दिखाया गया है। क्योंकि मिस्टर हैमल जो हैं, फ्रेंच के जो टीचर हैं, उनका कहना क्या है कि बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं कि अब फ्रेंच के दोनों ही डिस्ट्रिक्ट अल्सैक और लॉरेन में कोई भी मातृभाषा में जो है पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर अब जर्मनी की लैंग्वेज का यूज़ होगा। तो जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, जिनका नाम है, वो अपने स्टूडेंट्स को आज लास्ट लेसन देते हुए ये समझाते हैं कि अपनी जो मदर टंग है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर का एक छोटा सा थीम है। और अगर हम परवाह नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा अंतिम टाइम आ जाता है, लास्ट मौका हम खो देते हैं। इट मीन्स लास्ट लेसन आ जाता है। इसलिए सही वक्त पर हमें सब कुछ सीख लेना चाहिए। तो वो अपने स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि हमें कभी भी मौका नहीं खोना चाहिए, समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और न केवल स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स के लिए भी यही बात है। तो इस लास्ट लेसन में जो टीचर ने बातें बताई हैं, आइए चले हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस हैं। नंबर 1, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका? fearful in anticipation of something. fearful in anticipation of something. in great dread of मतलब किसी चीज़ की आशा में डर जाना। देन काउंटेड ऑन, ये सब आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। काउंटेड ऑन मीन्स टू रिलाई और ट्रस्ट ऑन समबडी और समथिंग, किसी चीज़ पर या किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लेना। थम्ड एट द एजेस,
worn और soiled edges caused by frequent handling, किसी बुक के पेजेस को लगातार यूज़ करने से जो उसमें एक्सप्रेशंस पड़ जाते हैं उसके लिए ये टर्म यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इज इन यूनिसन, समथिंग हैपनिंग और बीइंग डन एट द सेम टाइम, कोई घटना जो है एक ही समय पर हो ही होती है, उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज अ ग्रेट बसल. बसल मीन्स अ टाइप ऑफ नॉइज, एन एक्साइटेड ऑफन नॉइजी एक्टिविटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो. देन रिप्रॉच आरसेल्स विद, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, क्रिटिसिज्म, जब हम आलोचना करते हैं तो इस तरह के हम टर्म्स यूज़ करते हैं. अब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर स्टार्ट करने वाला कौन है? फ्रांस, अ बॉय. I started for school very late that morning and was in great dread. अभी हमने पढ़ा था तो ये आपको फ्रेज मिल गया, in dread. Of what? Of a scolding. Especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles. And I did not know the first word about that. तो राइटर यहाँ पे बोलते हैं जो कि फ्रेंड्स हैं, उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से चला, यानी कि मुझे थोड़ा सा देर हो गया था स्कूल जाने के लिए, और मैं टीचर की फटकार से, डांट से डर रहा था. और टीचर का नाम क्या है? मिस्टर हैमल. क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वे हमसे पार्टिसिपल्स पर कुछ सवाल पूछेंगे. पार्टिसिपल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रामर का एक टॉपिक होता है, और क्योंकि वो फ्रेंच के टीचर थे तो हो सकता है वो फ्रेंच के कुछ ग्रामर के पार्टिसिपल्स के कुछ रूल समझाना चाहते हो. तो उन्होंने बोला था बच्चों को कि वो ये टॉपिक तैयार करके आएंगे और वो बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे. तो राइटर बोलते हैं कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कि मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, यानी कि उसका फर्स्ट वर्ड भी मुझे नहीं पता था, तो मैं कैसे उनको आंसर करूँगा ये सोचकर मुझे डर लग रहा था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. एक क्षण भर के लिए मैंने स्कूल से भागकर बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा, क्योंकि मुझे चैप्टर तैयार नहीं था. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं स्कूल ना जाऊं और स्कूल ना जाने के बजाय मैं कहीं बाहर चला जाऊं. इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट. यहाँ पर इट किसके लिए यूज हो रहा है? दिन के लिए, डे के लिए. दिन कैसा था? बहुत ही सुहावना था. सो ब्राइट, बहुत चमकीला था, मतलब दिन बहुत अच्छा था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. यहाँ पर जो वुड है स्टूडेंट्स, ये लकड़ी के लिए यूज़ नहीं हुआ है बल्कि जंगल के लिए यूज़ हो रहा है. और एज आपको पता होता है क्या मतलब होता है एज का? किनारा. लेकिन यहाँ पर किनारे से मतलब है बाहरी छोर. तो राइटर बोलते हैं कि जंगल के बाहरी छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ड्रिलिंग का मतलब क्या है? ड्रिलिंग का मतलब है यहाँ पर प्रैक्टिस. देखिए, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल. सॉ मिल का मतलब है आरा मशीन. द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. आरा मिल के पीछे जो खुला मैदान था उसमें पर्शियन सैनिक जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे. किस चीज़ की? अपनी एक्सरसाइज की. अब एक्सरसाइज में तो देखिए, अगर हम डेली जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं करते, लेकिन ये जो मिलिट्री सोल्जर्स होते हैं, जो नेवी के हों या फिर आपके मिलिट्री के सैनिक हों या एयरफोर्स के हों, इन सब में जब भी ये लोग एक्सरसाइज करते हैं तब ये पीटी के रूप में करते हैं. इट मीन्स परेड होती है और उसमें ड्रम बीट्स वगैरह भी होती हैं, तो उसमें साउंड होता है. ठीक है. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. तो राइटर कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो बाहर उसे नज़र आ रही थी वो बहुत ज़्यादा लुभाने वाली थी, उसको अट्रैक्ट कर रही थी, बजाय इसके कि वो पार्टिसिपल्स जाके क्लास में पढ़ता, क्योंकि उसकी तैयारी तो थी नहीं, तो वो सर को आंसर कैसे करता. बट एनी हाउ आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट. रेसिस्ट मीन्स टू कंट्रोल. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. लेकिन जैसे
तैसे करके राइटर कहते हैं कि मैंने इस प्रतिरोध करने की क्षमता थी मेरे अंदर, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल पड़ा। मतलब मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया, बाहरी चीज़ों जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी उनकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये लाइन अभी हमने जो पढ़ी थी पर्शियन सोल्जर वाली, पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर राइटर क्या कहना चाहता है। और ड्रिलिंग, इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, इनसे मतलब क्या निकल कर आता है स्टूडेंट्स, दैट दे ऑल रिमाइंड ऑफ द पर्शियन इन्वेजन ऑफ फ्रांस। यहाँ पर ये बात हमें समझ में आती है इन वर्ड्स का यूज़ होने के कारण कि जो पर्शियन का आक्रमण हुआ था फ्रांस के ऊपर, and the soldiers were getting military exercise in and around the town. Why? In order to highlight the loss of political freedom and force their presence on the people of Alsace. कि वो लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि फ्रांस का जो पॉलिटिकल लॉस हुआ है, कैसे, क्योंकि पर्शिया ने उन पर आक्रमण किया है, और इस तरह से वो एक्सरसाइज वगैरह करके अपना जो फोर्स था उसकी प्रेजेंस को वो दिखाना चाहते थे। किन लोगों के ऊपर? अल्सैक के लोगों के ऊपर। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो अब राइटर कहते हैं कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तब नोटिस बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। एंड फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से लगातार जितनी भी बुरी खबरें थी वो वहीं से आ रही थी। और वो बुरी खबरें क्या क्या थी? नंबर 1, द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध में हार जाना। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट अभी मैंने आपको उसमें भी समझाया था। तो ड्राफ्ट का मतलब यहाँ पर जो है वो सूखे से है। एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये भी जो वर्ड है अभी जो पर्शिया सोल्जर की एक्सरसाइज वगैरह के टाइम पे जो सिग्निफिकेंस अभी मैंने बताया था उनका क्या यूज़ है, तो ये भी एक दुख की खबर में शामिल था। कौन कौन सी? युद्ध में पराजय, सूखा और कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स, ये सब क्या था? ये सब बुरी खबरें थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, तब मैंने अपने आप से विचार करते हुए बोला, सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher. Now see the word watcher. Watcher is a German word which means a defender, protector, a guardian. ठीक है? Or we can say a watchman. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith. Blacksmith कौन होता है? Student, लोहार. Watcher, who was there with his apprentice. Apprentice means एक तरह का ट्रेनी, एक तरह का कह सकते हैं सहायक पर्सन। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। तो राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि जब मैं फिर वहाँ से तेजी से जाता हुआ निकला तो उस लोहार के पास से गुजरा जो अपने कुछ सहायक लोगों के साथ खड़ा होकर वो बुलेटिन बोर्ड से कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था। तब उसने मुझे पीछे से बुलाया और क्या बोला? डोंट गो सो फास्ट, तुम इतनी तेज़ मत जाओ। बप, बप होता है जिससे हम एक एक्सप्रेशन है जैसे बोलते हैं ना कि अरे ओ लड़के तुम इतनी जल्दी से मत जाओ। क्यों? बिकॉज यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि स्कूल पहुंचने में तो अभी काफ़ी टाइम है, तो तुम इतनी जल्दबाजी में स्कूल मत जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, पहले तो मैंने ये सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं हाफता हुआ मिस्टर हैमल के पीछे बागीचे में जाकर पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल। बसल होता है नॉइजी एक्टिविटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा हो। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। तो जनरली क्या होता था, स्कूल के स्टार्टिंग में जब स्कूल स्टार्ट होता था तो बहुत शोर होता था, और इतना शोर होता था जिसे सड़क तक भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों का खुलना बंद होना।
लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, बेहतर समझने के लिए अपने हाथों को अपने कान पर रखकर ऊंचे स्वर में पाठ को दोहराए जाना। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूनिसन मीन्स होता है एक साथ किसी चीज़ को लर्न करना बहुत तेज़ आवाज़ करते हुए। जब स्टूडेंट्स अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते हैं अच्छे से उसे समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रैपिंग, जब टीचर जो है रूलर का बार बार टेबल पर बजाता है तो उसे हम बोलते हैं रैप। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। तो जनरली वो बोलते हैं कि यूजुअली तो ऐसा ही होता था, लेकिन आज सब कुछ शांत था। ऑल सो स्टिल। आई हैड काउंटेड ऑन, अब ये भी हम टर्म जो है पहले ही हम ये एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। काउंटेड ऑन टू रिलाई on the commotion to get to my desk without being seen. But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो राइटर कहते हैं कि मुझे आशा थी कि शोर के बीच किसी की नज़र, आशा थी, विश्वास था, काउंटेड ऑन द कमोशन, कि भाई किसी के नज़र में आए बिना ही मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। पर उस दिन क्या हुआ? That day everything had to be as quiet as Sunday morning. पर उस दिन वाकई में चारों ओर ऐसी शांति थी जैसे कि मानो सुबह हो। कौन सी सुबह? रविवार की सुबह। जैसे संडे के दिन क्योंकि स्कूल नहीं लगते तो वहाँ पर स्कूल में एकदम शांति होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। मैंने खिड़की के जरिए, खिड़की में से अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सभी अपनी अपनी जगह पर पहले से ही थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और मिस्टर हैमल क्या कर रहे थे? अपने लोहे की भयंकर रूलर को बगल में दबाए इधर उधर चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो मुझे क्या करना था? मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। सो आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। बिफोर मीन्स हर एक व्यक्ति के सामने, जो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ आई फ्राइटेंड। तो राइटर कहते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे वहाँ पर कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी, और साथ ही साथ मिस्टर हैमल से मैं पहले से ही डर रहा था, मुझे कितना डर लग रहा था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मिस्टर हैमल सॉ मी। मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और कहा वेरी काइंडली, बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। नन्हे फ्रेंड्स, शीघ्रता से तुम अपने स्थान पर जाओ, वहाँ जाके बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही प्रारंभ करने जा रहे थे, तो अच्छा हुआ कि तुम भी टाइम पर आ गए। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। फिर मैंने क्या किया? मैं बेंच के ऊपर से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. ये सब आपको अंडरलाइन करना है। His frilled first beautiful green coat, his frilled, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। तो ये तीनों आइटम्स आपको अंडरलाइन करने हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। सोलम मीन्स एकदम अकेला। यहाँ पर जो मतलब निकल रहा है सोलम का वो है सीरियस, गंभीर। तो राइटर कहते हैं कि जब तक अपने डर पर मैं कुछ काबू न कर पाया, मैंने यह नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार कमीज और पूरी तरह कढ़ाई की हुई अपनी छोटी रेशमी टोपी पहन रखी थी। यानी कि जब तक मैं सीट पर एडजस्ट नहीं हो गया, मेरा ध्यान उनके फिजिकल अपीयरेंस पर नहीं गया, और जब मैं एडजस्ट हो गया, अपने डेस्क पर बैठ गया, तब मैंने देखा कि मिस्टर हैमल ने क्या पहन रखा था। एक सुंदर हरा कोट पहना हुआ था, एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी और उनकी एक छोटी सी टोपी थी
जो पूरी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड थी। और ये बहुत हैरानी की बात थी क्योंकि इस तरह का जो पहनावा था वो कब पहनते थे, या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे। इसके अलावा सारा स्कूल बहुत ही अलग लग रहा था, विचित्र लग रहा था और गंभीर लग रहा था। वहां पर किसी भी तरह का कुछ एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। तो राइटर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुझे हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि लास्ट की जो बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, आज उन पर क्या थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। जैसे हम क्लास में एकदम चुपचाप बैठ जाते थे, ऐसे ही आज वहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए थे। और उन गांव के लोगों में कौन कौन लोग थे जो आज वहाँ पर बैठे हुए थे? ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपना तिकोना टोप पहने बूढ़ा हॉसर, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, एंड द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। और इनके अतिरिक्त बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब ही बहुत दुखी लग रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर वहाँ पर क्या लेकर आया था? एक पुरानी प्राइमर। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्राइमर होता है, जस्ट अ मिनट, प्राइमर हम बोलते हैं बुक को, ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई वहां पर बहुत दुखी लग रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस। अब ये एक्सप्रेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। थम्ड एट एजेस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी पुरानी बुक जिस पर हम लगातार अंगूठे से उसके पेजेस जो है पलटते जाते हैं, तो वो उसके जो किनारे होते हैं उन पर जिस तरह का निशान होता है, ऐसे ही उसकी उस ओल्ड प्राइमर पर था जो कि वो लेकर आया था। बुक, प्राइमर मीन्स बुक। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो बुक उसने अपने घुटनों पर खोले हुई थी। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उस बुक के किनारे मुड़े हुए थे, और इसने मीन्स हॉसर ने इसे अपने घुटनों पर खोल रखा था। उसका बड़ा बड़ा जो चश्मा था उस पेजों के बीच में पड़ा हुआ था। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair. अभी मैं बहुत ज़्यादा हैरान ही हो रहा था इन सब चीज़ों को जानने के लिए। इतने में मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। माउंटेड मीन्स चढ़कर बैठ जाना। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव मीन्स सीरियस, गंभीर, एंड जेंटल टोन, जो बहुत पोलाइटली लैंग्वेज वो यूज़ करते थे, जिस टोन का वो यूज़ करते थे उसी टोन में वो आगे बात बढ़ाते हैं। विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन। अब वो अपनी उसी बहुत ही पोलाइट टोन में आगे बात करते हैं, मेरे बच्चों दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये आज का मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, क्योंकि बर्लिन से ऐसा ऑर्डर आ चुका है कि अब जो है अल्सैक और लॉरेन फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। उनके स्कूल्स में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए टीचर जो हैं वो कल से तुम्हारे लिए आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज का जो मैं लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ वो आज का ही नहीं बल्कि अब तक का लास्ट लेसन होगा, क्योंकि कल से फ्रेंच लैंग्वेज तुम्हें नहीं पढ़ाई जाएगी। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं आप सभी से ये आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मीन्स, थंडर क्लैप्स क्या होता है स्टूडेंट्स? थंडर क्लैप होता है जब आप पर कुछ, किसी चीज़ पर आप बिलीव नहीं कर पाते, जब बहुत ज़्यादा आप हैरान हो जाते हैं।
स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, चौंकाने वाला, अनपेक्षित, जिसकी आपने कभी के बारे में कभी सोचा ही नहीं होता। तो राइटर कहते हैं व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, ओ द रैचेस। रैचेस यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है? उन सभी लोगों के लिए जो उस बुलेटिन बोर्ड से न्यूज़ को पढ़ रहे थे। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह, अब राइटर को समझ में आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ, क्या हुआ था। अब उसे पूरी घटना समझ में आ जाती है कि जो लोग बुलेटिन बोर्ड के सामने न्यूज़ पढ़ रहे थे उस पे क्या लिखा हुआ था। उस पे यही न्यूज़ लिखी थी कि अब से अल्सैक और लॉरेन फ्रांच के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें क्या नहीं पढ़ाया जाएगा? फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। मेरे अंतिम फ्रेंच का पार्ट, अरे मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता है, अब मैं आगे बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, फिर मुझे तो यहीं रुकना होगा। ओह, मुझे कितना दुख हो रहा था, क्या चीज़ जानकर। आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग वर्ड्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार यहाँ पर रिवर के लिए आया है स्टूडेंट्स। तो राइटर बोलते हैं कि मुझे तो इतना दुख हो रहा था कि पक्षियों के अंडे खोजने या सार पर फिसलने के लिए मैं अपने पाठ को छोड़कर चला जाता था। उन क्लासेस को कभी मैंने अटेंड नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं बाद में कभी कर लूँगा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। मेरी वो सारी बुक्स, मेरी सारी किताबें जो अभी कुछ देर पहले ही बकवास नज़र आती थी, उन्हें उठाकर चलना कैसा बोझ लगता था मुझे। अब वे ही ग्रामर और संतों का इतिहास मुझे ऐसे पुराने मित्र लग रहे थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और यह सोचकर कि अब जा रहा था कौन? मेरे टीचर मिस्टर हैमल, और अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। मिस्टर हैमल के रूलर और उसकी विचित्रता को भूल गया। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब राइटर को समझ में आता है कि आज क्योंकि टीचर को अपना लास्ट लेसन देना था तभी उन्होंने आज क्या पहना है? संडे के दिन पहने जाने वाले बढ़िया कपड़े पहने थे। तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है और वो बोलता है, नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। कि अब मुझे समझ आ गया कि क्यों गांव के जितने भी बूढ़े और जो दूसरे लोग थे कमरे के पीछे बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू। क्यों बैठे थे? क्योंकि उन्हें भी दुख हो रहा था कि वे स्कूल में ज़्यादा क्यों नहीं गए। उन्हें इतना अच्छा मौका मिला था, इतने अच्छे टीचर मिले थे, लेकिन उन्होंने भी अपना वो जो टाइम था वो गवा दिया। दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। 40 years। हमारे अध्यापक की 40 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए धन्यवाद करने का ये उनका अपना ही तरीका था और वे अपने उस देश के प्रति भी आदर प्रकट कर रहे थे जो अब उनका नहीं था। कौन? गांव के सभी लोग। तो इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर हैमल ने वहां पर कितने सालों तक अपनी सेवाएं दी? 40 years तक। While I was thinking of all this, I heard my name called। जब मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था इतने में मुझे अपने नाम को पुकारा जाना सुनाई पड़ा। इट मीन्स मेरा नाम सर ने पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। रिसाइट मीन्स मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में बताना था। रिसाइट्स का मतलब यहाँ पर रिसाइट वर्ड पोएम के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर है कि टीचर क्योंकि सभी से पूछ रहे थे पार्टिसिपल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, तो अब बीच में सर ने मेरा नाम बुलाया। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the
participle all through, very loud and clear and without one mistake. अब सुनाने का मेरा नंबर था, इसलिए पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को सुनाने के योग्य बनने के लिए मैं क्या कुछ न कर देता अगर मैं उन्हें ऊंचे साफ स्वर में बिना किसी गलती के सुना सकता. But I got mixed up on the first words and stood there. परंतु प्रथम शब्दों पर ही मैं भ्रमित हो गया. और क्या हुआ मेरे साथ? Stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था और मैंने डेस्क को पकड़े रखा. नजरें ऊपर उठाकर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी. ऐसे सब कुछ क्यों हो रहा था फ्रेंड्स के साथ? क्योंकि उसको वो चैप्टर तैयार ही नहीं था. I heard Mr. Hamill say to me, I won't scold you little friends. तब मैंने मिस्टर हैमल को ये कहते सुना, नन्हे फ्रेंड्स मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. You must feel bad enough. तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा होगा. See how it is. देखो क्या बात है. Every day we have said to ourselves. रोजाना हम स्वयं से कहते हैं. क्या कहते हैं? वाह. ये जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे सेम यहाँ पर भी यूज हुआ है. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. हम क्या अपने आप से कहते हैं कि अरे वाह बड़ा समय है हमारे पास, मैं इसे कल कर लूँगा. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. आई लर्न इट टुमारो. कि आज तो मेरे पास बहुत टाइम है, ये काम मैं कल कर लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब तुम देखो हम कहाँ निकल कर आए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सैक. और यही समस्या है पूरे अल्सैक के साथ. जिस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, जिस डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंड्स रहता था उसके बारे में, कि ये प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारे साथ ही नहीं है बल्कि ये समस्या अल्सैक के सभी लोगों की है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. वह अल्सैक जो नगर है पढ़ने का काम के लिए टाल देता है. यहाँ के सारे ही लोगों में ये प्रॉब्लम है कि जब भी उनसे पढ़ाई लिखाई की कोई बात की जाती है तो वो सब क्या कहते हैं कि नहीं नहीं ये काम तो हम कल कर लेंगे. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. अब वे बाहर के लोग जो तुमसे मिलेंगे उन्हें ये पूछने का अधिकार होगा. हाउ इज इट? हाउ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. अब ये भी हम जो टर्म है वो पहले से ही कर चुके हैं. तो मिस्टर हैमल यहाँ पर फ्रांस को समझाते हैं कि अब वो जो बाहर के लोग तुमसे मिलेंगे उन्हें पूछने का अधिकार होगा. क्या बात है कि तुम अपने को फ्रांसीसी कहते हो और फिर भी तुम अपनी भाषा नहीं बोल सकते हो, ना लिख सकते हो. ऐसा क्यों? लेकिन बेचारे नन्हे फ्रेंड्स तुम सबसे बुरे नहीं हो. बहुत बातों के लिए हम सबको अपने आप को दोष देना होता है. इट मीन्स कि बूंद बूंद करके जैसे घड़ा भरता है ऐसे ही अगर हर पर्सन सोच ले कि चलो ये काम मैं कल कर लूँगा, तो ऐसे ही मिस्टर हैमल फ्रेंच को समझाते हैं कि अल्सैक पूरा का पूरा ही ऐसा है जो अपनी मातृभाषा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता. जो काम उन्हें अपनी भाषा में आ जाने चाहिए थे अब तक भी नहीं आए. तो कल को क्या होगा जब उनके सामने कोई दूसरे लोग आकर खड़े हो जाएंगे, तब उनके सामने वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे. तो अकेली गलती किसकी नहीं थी? फ्रेंच की नहीं थी बल्कि अल्सैक के रहने वाले हर पर्सन की थी. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पढ़ाई के लिए अधिक उत्सुक नहीं थे. वो रीजंस दे रहे हैं कि इसके पीछे गलती खाली उस लड़के की नहीं थी बल्कि उसमें उनके पेरेंट्स भी थे, उसमें उनके टीचर्स भी थे. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स. वे तुम्हें किसी खेत या फैक्ट्री में काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे ताकि कुछ और पैसा मिल सके. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी ऑब्वियसली. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. तो राइटर कहते हैं इसमें गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी नहीं है खाली, बल्कि इसमें मैं अपने आप को भी दोषी पाता हूँ. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. क्या मैंने भी कभी तुम्हें पाठ पढ़ाने के स्थान पर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? मतलब मैंने भी तुमसे अपने कुछ काम करवाए
जबकि वो टाइम पढ़ाई का होता था, लेसन्स का होता था. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, क्या तब मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? मतलब कि जब मुझे अपने पर्सनल काम होते थे तब भी मैं तुम्हें क्लास से छुट्टी दे दिया करता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had द की टू देयर प्रिजन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं स्टूडेंट्स, इनको ध्यान से पढ़ लेना. फिर ऐसे ही एक के बाद दूसरी बात उनके बीच में चलती रही, निकलती रही. मिस्टर हैमल फ्रेंच भाषा की बात करते रहे, कहते रहे कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, बहुत क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत ही लॉजिकल है, कि हमें अपने मध्य इसकी रक्षा करनी होगी, इसकी सुरक्षा करनी होगी. हम कभी इसे ना भूलें, क्योंकि जब किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वे मीन्स वे सभी लोग जो समाज में रहते हैं अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहते हैं, तब तक ऐसा है कि मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी है. तब तक उन्हें कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता. तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर था, उन्होंने फ्रेंड्स को समझाया अपनी मदर टंग के बारे में. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन. तब उन्होंने फिर एक ग्रामर की बुक खोली और हमें हमारा पार्ट पढ़कर समझाया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. मैं ये देखकर हैरान था कि उसे कितनी अच्छी तरह से मैं समझ पा रहा था. मिस्टर हैमल जो चैप्टर अब पढ़ा रहे थे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था. ऑल ही सेड seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी भी इतना ध्यान से शायद कभी सुना ही नहीं था, और यह भी कि इतने धैर्य से मिस्टर हैमल ने अपनी हर बात कभी समझाई भी नहीं थी. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. मुझे कुछ ऐसा लगता था कि वे बेचारे व्यक्ति, इट मीन्स मिस्टर हैमल, फ्रेंच से जाने से पहले अपना सारा का सारा ज्ञान हमें दे देना चाहते थे और एक ही झटके में सारा कुछ हमारे सिरों में भर देना चाहते थे. मतलब कि उनके पास जितना भी नॉलेज थी, जितना भी ज्ञान था उस फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड, उस लास्ट लेसन के थ्रू हमें और हमारे दिमागों में भर देना चाहते थे. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एक तो राइटर ने हमें समझाया इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर ओन मदर टंग, कि हमें जो कुछ भी है अपनी भाषा को बचाए रखना है, उसे सुरक्षित रखना है. और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम किसी के भी गुलाम नहीं बनते हैं. और ऐसा मान लो कि हमारे पास अपने उस जेल की चाबी होती है अगर हम अपनी मातृभाषा को सुरक्षित रखते हैं. और दूसरी बात जो इस पैराग्राफ में कही गई है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग. तो हम सभी को क्या इम्प्रूव करके चलना चाहिए? अपनी लिसनिंग स्किल को बहुत हाई रखना चाहिए, कि जब भी अगर आप किसी क्लास में बैठे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम जो टीचर आपको समझा रहा है उसकी कही हर बात को गांठ बांध लेना चाहिए. तो अगर आप ऐसा करते हैं आपके छोटे छोटे कंसेप्ट्स वहीं क्लियर हो जाते हैं. ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपको बाद में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहूँगी, ये जो मैप आपको दिया हुआ है बुक में, इसमें आप ध्यान देंगे. देखिए ये है फ्रांस और ये वो दो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के जिन पर कब्जा कर लिया था किसने? प्रोशिया ने. ठीक है, जिसको आज हम बोलते हैं जर्मनी. तो इस मैप को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा. अब आगे चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या जो मिस्टर हैमल हैं अपना चैप्टर पूरा कर पाते हैं, कितनी बात जो है
फ्रेंड्स को समझ में आती है और आगे जो है वो अपने चैप्टर को पूरा करते हुए किन किन बातों पर ध्यान आकर्षित करवाते हैं अपने उन सभी स्टूडेंट्स का, उन गांव वालों का, और कितनी बात उन लोगों के समझ में आ पाती है। इन सभी क्वेश्चंस को जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।